के अंतर्गत जो ये प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसके तहत हम आप आमने सामने बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं चीज़ों की, वो कैसे लिया गया है, क्या कारण थे उसके, क्यों लिया गया, तो कैसे, क्या, क्यों, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ठीक है, पहले सेशन में। और दूसरे सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जो DPR के जैसे अभी आप पूछ रहे थे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, हम एक योजना जो भी बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं और अगर उस योजना को हमें एक्शन में बदलना है, कार्य रूप में बदलना है, तो वो परियोजना हो जाती है। योजना और परियोजना में यही अंतर है, ठीक है। योजना इज प्लान, परियोजना इज प्रोजेक्ट। प्लान सोचे जाते हैं और प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं ग्राउंड में। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर है, हमें जो भी कार्य करना है इस DPR में, उसको ग्राउंड में करना है, मतलब नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। अब हमने जो प्लान कर लिए हैं चीज़ें DPR में, उसको हमें ज़मीन पर उतारना है। तो दूसरे सेशन में हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले चर्चा करते हैं इसके बैकग्राउंड की, इस पूरी योजना की पृष्ठभूमि क्या है जिसके तहत हम लोग यहाँ पर रहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि नाबार्ड के द्वारा विगत में, पूर्व में भी एक योजना चलाई जा रही थी, पैक्स एज MSC। कुछ पैक्स को नाबार्ड के द्वारा ये इंगित किया गया था, 2011-12 में शुरू हुई थी योजना, जिसमें नाबार्ड द्वारा ये इंगित किया गया कि क्या हम पैक्स को, उसका जो परंपरागत व्यवसाय है पैक्स का, जो बिजनेस है ना, हिंदी इंग्लिश मिली जुली रहेगी, कहीं कोई इशू रहता है तो आप वहीं पर रोक के पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि विस्तृत चर्चा की जरूरत है तो आप अपना प्रश्न रिजर्व रखें, जिसको हम बाद में ओपन फोरम पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, खुली चर्चा कर सकते हैं। तो नाबार्ड के द्वारा 2011-12 में एक योजना लाई गई, पैक्स एज MSC। पैक्स को मालूम है, MSC जो था वो था मल्टी सर्विस सेंटर, बहुउद्देशीय सेवा केंद्र। यानी नाबार्ड के द्वारा यह परिकल्पना की गई कि कुछ मदद दे करके, कुछ सहायता दे करके पैक्स को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाए। अब बहुउद्देशीय सेवा केंद्र क्या है? पैक्स का अपना एक परंपरागत व्यवसाय है जिससे आप सभी परिचित हैं, उसके बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ नाबार्ड ने सोचा कि पैक्स जो अपना रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, जो आप अपना नियमित काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियों को भी जोड़ा जाए। तो मल्टी सर्विस सेंटर, बहुउद्देशीय सेवा केंद्र का मतलब वही था कि कुछ ऐसी गतिविधियां ली जाएं जो पैक्स अपने परंपरागत व्यवसाय के साथ साथ चला सकें, पैरेलल में चला सकें। तो इस योजना पे कुछ जगह पे, मतलब ये योजना उतनी उठान नहीं ले सकी, लेकिन कुछ पैक्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ पैक्स में गतिविधियां जुड़ी, किया, सफल हुए नहीं सफल हुए, लेकिन किया। वो योजना चली आ रही थी लगातार, पैक्स एज MSC नाबार्ड की। अभी विगत वर्ष में भारत सरकार के द्वारा एक और योजना शुरू की गई, AIF वर्ड सुना होगा सभी ने मेरे ख्याल से। AIF क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। AIF जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, भारत सरकार की योजना है, कृषि आधारभूत संरचना निधि, हिंदी में अगर हम कहें कृषि आधारभूत संरचना निधि, ठीक है। अब ये निधि क्या है? निधि का अर्थ समझते हैं आप सब? निधि का तात्पर्य क्लियर है सबको? निधि मतलब फंड, ठीक है। तो भारत सरकार ने ये फंड बनाया, एक फंड बनाया, किस लिए बनाया? निधि, किस लिए? संरचना के लिए।
आप नाम से अर्थ को समझने की कोशिश करिए। किसी भी योजना को समझने का एक जो सबसे अच्छा तरीका है, उस योजना को आप उल्टा पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। निधि संरचना यानी एक ऐसा फंड जिससे हम क्या बनाएंगे, संरचनाएं। संरचनाएं क्लियर है? कंस्ट्रक्शन। कौन सी संरचनाएं? आधारभूत, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। कौन से क्षेत्र में बनाएंगे? कृषि। क्षेत्र दो है ना, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो एक कृषि और दूसरा गैर कृषि, या कृषि और अकृषि। तो हम भारत सरकार ने जो फंड बनाया, निधि बनाई आधारभूत संरचना के लिए, लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए। तो अर्थ समझ में आ गया? AIF क्या है? एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी दिमाग में कि AIF क्या है। अब हमारे पास दो योजनाएं हैं, पैक्स MSc नाबार्ड की और AIF भारत सरकार की, ठीक है। अब इन दो योजनाओं का पृष्ठभूमि क्या है, कैसे हमने इन दोनों योजनाओं को मिला करके इस योजना को, इस परियोजना को रूप दिया। सितंबर माह में नाबार्ड, नैपकॉन्स, मैं नैपकॉन्स में हूँ, नाबार्ड की कंसल्टेंसी विंग में, नाबार्ड, नैपकॉन्स, अपेक्स बैंक, इन सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई, जिसमें यह उद्देश्य प्रकट किया गया कि क्या हमारी पैक्स को AIF फंड के अंतर्गत, AIF कृषि आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता देते हुए परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्या AIF के अंतर्गत, कृषि आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत, क्या हमारी पैक्स को वित्तीय सहायता देते हुए संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है, परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है? किया जा सकता है। आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, ये निधि भी कृषि क्षेत्र के लिए ही है। दूसरी योजना जो नाबार्ड की थी, उसमें हम लोगों ने नाबार्ड की तरफ से ये प्रपोज किया, ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना दोनों योजनाओं को मिला दिया जाए। दोनों योजनाओं को मिलाने के कुछ लाभ थे, इसलिए दोनों योजनाओं को मिलाने पर नाबार्ड, नैपकॉन्स और अपेक्स बैंक के मध्य में सहमति बन गई। वो लाभ क्या थे? पैक्स MSc योजना के अंतर्गत जो नाबार्ड वाली योजना है, जो 2011-12 से चल रही थी, जिसको रिवाइज किया गया 2020 में, जुलाई 2020 में, उसका परिपत्र अभी DPR में मैं देख रहा था लगा हुआ है। पैक्स MSc के अंतर्गत नाबार्ड के द्वारा सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा अपेक्स बैंक को उपलब्ध है। ठीक, ये लाभ है। तो ये लाभ कोई भी लेना चाहेगा। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे भी बात करें, भाई हमें अगर कहीं सस्ती ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है तो हम जाएंगे ना, महंगे ब्याज की तरफ कोई नहीं जाएगा। सिंपल सा रूल है, साधारण सा एकदम नियम है। तो ब्याज दर क्या थी? नाबार्ड के द्वारा जो अपेक्स बैंक को ब्याज दर ऑफर की गई है इस परिपत्र में, वो है 4%। ठीक है, 4% पे नाबार्ड के द्वारा फाइनेंस की सुविधा, जो नाबार्ड के शब्दों में रीफाइनेंस है, रीफाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ठीक, AIF, अब AIF बोलने से काम चलेगा ना। AIF के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि कोई भी का मतलब, चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर आते हैं इस योजना में, ये योजना दोनों के लिए खुली है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम पृष्ठभूमि समझ लें कि हम लोग कैसे यहाँ पे बैठे हैं। कोई भी, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे संस्था के स्तर पर, अगर AIF के अंतर्गत ऋण सुविधा का वो करता है तो उसे भारत सरकार के द्वारा 3% की ब्याज छूट उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब फायदा क्या हुआ? नाबार्ड के द्वारा 4% पे दिया गया और AIF ने हमें 3% छूट दे दी। तो प्रभावी ब्याज दर क्या रही? 4 - 3 1। तो पैक्स MSc योजना के अंतर्गत, जिसमें हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पैक्स को जो ऋण सुविधा उपलब्ध हो रही है वो
1% तक उपलब्ध हुई। इसीलिए जब हम लोगों ने डिस्कशन किया, डिटेल डिस्कशन किया, विस्तृत चर्चा की, तो पैक्स एज एमएससी और एआईएफ दोनों योजनाओं को मिला दिया। क्लियर? 2 योजनाएं इस पूरे प्रोजेक्ट में लागू हैं, वो हैं पैक्स एज एमएससी और एआईएफ। इन दोनों योजनाओं की नींव है इस पूरे प्रोजेक्ट को खड़ा करने में। यहाँ तक कोई प्रश्न? ठीक। जब इन दोनों योजनाओं को मिलाया तो एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी? पैक्स एज एमएससी जो नाबार्ड की योजना है, उसमें कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए ये ऋण सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, लेकिन एआईएफ में क्या ये स्वतंत्रता हमें उपलब्ध है? एआईएफ में ये फ्रीडम हमें नहीं है। पहले ही हमने बता दिया था, निधि आधारभूत संरचना के लिए, लेकिन कृषि क्षेत्र में, क्योंकि नाम में ही कृषि आधारभूत संरचना निधि डाला हुआ है। तो यानी कि पैक्स एज एमएससी में हमारे पास 2 विंडो थी। कौन कौन सी? कृषि और गैर कृषि। तो अगर हम एआईएफ को भी मिलाएंगे और 3% का लाभ भी लेना है, तो एक विंडो बंद हो जाएगी हमारे लिए। कौन सी? गैर कृषि। यानी कि पैक्स एज एमएससी के अंतर्गत भी हमारा दायरा छोटा हो गया, हमारी गतिविधियों का दायरा छोटा हो गया, अगर हमें दोनों योजनाओं का लाभ लेना है। तो इस योजना में हम उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, और दूसरी कंडीशन एआईएफ की जो लगी हुई है कि वो योजनाएं, वो परियोजनाएं, वो प्रोजेक्ट्स, वो गतिविधियां पोस्ट हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग या उसके बाद की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई होनी चाहिए। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटाई। ठीक है, तो किसी भी एग्रीकल्चर में 2 फेज हो गए। प्री हार्वेस्टिंग, कटाई से पहले की कृषि गतिविधियां, पोस्ट हार्वेस्टिंग, कृषि के बाद की गतिविधियां। तो कृषि के पहले की गतिविधियां क्या होती हैं? 1-2 उदाहरण कोई बता सकता है? हार्वेस्टिंग से पहले की, कटाई से पहले की, बुआई हो गई, उसका वो कीट प्रबंधन हो गया, बिल्कुल इरिगेशन हो गया। अगर हम शुरू से बात करें तो पहले खेत तैयार किया जाता है ना, उसकी गुड़ाई हो गई है, जो भी है टिलिंग करा देते हैं, खेत तैयार किया, मिट्टी पलटनी है, पलट दिया। ठीक है, उसके बाद बुआई हो जाती है, फिर पानी लगाया जाता है, 1 पानी 2 पानी 3 पानी जैसी आवश्यकता होती है। फसल पक के तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जैसे आजकल होगी शायद, है ना, फिर उसको काट लिया जाता है। तो प्री हार्वेस्टिंग से पहले भी खर्चे होते हैं, कुछ गतिविधियां होती हैं, और पोस्ट हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, है ना, इसको याद रखिएगा, फसल कटाई। तो हार्वेस्टिंग के बाद की भी गतिविधियां होती हैं। तो एआईएफ ने हमारे दायरे को और सीमित कर दिया। क्या सीमित कर दिया? कि वही गतिविधियां ले सकते हो आप एआईएफ का लाभ लेने के लिए जो पोस्ट हार्वेस्टिंग है, मतलब कटाई के बाद की गतिविधियां हैं। तो यानी कि पहले हमारे पास 2 विंडो ओपन थी, कृषि और गैर कृषि। एआईएफ को मिलाया तो एक बंद हो गई, केवल कृषि रह गई। कृषि में भी उस दायरे को और सीमित कर दिया गया। क्या? प्री हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते हो, केवल पोस्ट हार्वेस्टिंग ले सकते हो। यानी कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, हमारी जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स डीपीआर बनेंगी, वो पोस्ट हार्वेस्टिंग या उसके बाद की जो गतिविधियां हैं उसके बाद की बनेंगी। ठीक, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं प्रोजेक्ट के अंतर्गत, कंडीशंस इसको हम कहते हैं, शर्तें हैं, उसकी हम चर्चा कर लें, फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई प्रश्न समझ में आ रहा है? या तो एकदम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, ये जो 3% का सब जो ब्याज है, इंटरेस्ट से बाद में मिलेगा या पहले मिलेगा? ये इंटरेस्ट सबवेंशन है। इंटरेस्ट सबवेंशन हमेशा बाद में मिलेगा। उसके भी हम आगे चर्चा करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे सारी चीज़ों की। तो हमारा दायरा और सीमित हो गया। फिर हमें पता लग गया कि हमारा रोल, मैं नैपकॉन्स में हूँ जो डीपीआर बना रहे हैं इसकी, तो हमें हमारा रोल पता लग गया कि हमें
टैक्स के लेवल पे जा करके वही गतिविधियां लेनी है जो हार्वेस्टिंग के बाद काम में आती हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी टीम कई बार गई तो कई जगह से, हो सकता है यहाँ पे वो लोग हों या ना हों, कई जगह ये सजेशन निकल के आया कि साहब गैस एजेंसी भी टैक्स कर सकता है या पेट्रोल पंप भी हम कर सकते हैं, टैक्स MSC में कर सकते हैं, लेकिन जब हम AIF को जोड़ देते हैं तो हमारा दायरा कृषि में ही रह जाता है। और कृषि में भी कहाँ पे, कटाई के बाद वाली गतिविधियों में। तो इसीलिए हम देख रहे हैं, आपने देखा होगा या इंटरेक्शन हुआ होगा कि कई बार हमने उन गतिविधियों को मना कर दिया। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न जो है, कारण जो है, वो हम आज आपको बता रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं। तो ये है, तो अब हमें हमारा रोल पता चल गया। अब हमें DPR बनानी है। आप हमारे क्लाइंट हैं, है ना, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसके लिए पूरी एक टीम खड़ी थी टैक्स एजेंसी में, NAPCONS के स्तर पर। उस टीम में 2 लोग थे, एक टीम लीडर थे जो उस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे, ऊपर से पर्यवेक्षण करेंगे, और साथ ही साथ फील्ड स्टाफ था जो टैक्स के लेवल पर जा करके आप सभी लोगों से वार्ता करेंगे, गतिविधियों की पहचान करेंगे, आसपास क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या जोखिम हैं इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उन सारी चीज़ों की चर्चा करने के बाद उन गतिविधियों को इंगित करते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आपके हाथ में है वो हमारी टीम की फील्ड विजिट के बाद, टीम लीडर के द्वारा देखे जाने के बाद, चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा फाइनल किए जाने के बाद आपके हाथ में वो रिपोर्ट